नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। एस्टेट एग्जाम अपडेट। हरियाणा बोर्ड ने बदली एस्टेट परीक्षा की डेट, जानिए अब कब होगा एग्जाम। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट अब 3 व 4 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। पंचायत चुनाव के कारण परीक्षा की तारीख में बदलाव किया गया है। अब से पहले बोर्ड उक्त परीक्षा को 12 व 13 नवंबर को करवाई जानी थी, परंतु 12 नवंबर को हरियाणा में दूसरे चरण का पंचायत चुनाव है। पंचायत चुनाव तथा एस्टेट की परीक्षा एक ही दिन थी। चुनाव की तिथि को टालने के लिए अब हरियाणा शिक्षा बोर्ड एस्टेट की परीक्षा 3 व 4 दिसंबर को करवाएगा। शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन VP यादव ने बताया कि सरकार की तरफ से निर्देश मिलने के बाद दोनों तिथियां तय की गई हैं। इस परीक्षा में प्रदेश के 3,05,717 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। चुनावी दस्तावेज डिजिटल रूप में उपलब्ध करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका स्वीकार, चुनाव आयोग से मांगा जवाब। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के हिसार की अधिवक्ता संजना सातरोड ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट सहित अन्य कागजों के लिए हजारों पेड़ों की दी जाने वाली कुर्बानी का उल्लेख करते हुए मतदाता सूची को डिजिटल करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस याचिका को स्वीकार करते हुए भारत चुनाव आयोग से 28 नवंबर को जवाब मांगा है। जनहित याचिका में संजना सातरोड ने बताया कि भारत में होने वाले चुनावी खर्च में कटौती होगी और कागज की खपत कम होगी। कागजों के लिए होने वाली पेड़ों की कटाई को कम करने से ग्लोबल वार्मिंग को भी कम करने में मदद मिलेगी। अधिवक्ता संजना सातरोड का कहना है कि चुनाव में देश भर में प्रत्याशियों को वोटर लिस्ट के कई सेट दिए गए हैं। इस पर करीब 47 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च होती है। करीब 57,000 से अधिक पेड़ों की बलि दी जाती है। कागजातों के परिवहन पर भी अलग से खर्च करना पड़ता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि अधिवक्ता संजना सातरोड ने इससे पहले मतदाता सूची में मतदाताओं की फोटो लगाने की भी याचिका लगाई थी। इस याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने चुनाव आयोग को मतदाता सूची में मतदाता के फोटो भी प्रकाशित करने के आदेश दिए थे। फोटो लगाने के पीछे मकसद चुनाव में मतदान के दौरान फर्जीवाड़े को रोकना था। त्योहारों में घर जाना नहीं होगा आसान, दूर जाने वाली रेलगाड़ियों में सभी सीटें फुल, वेटिंग में भी कंफर्म नहीं। दीपावली के त्योहार पर एक और दूर दराज क्षेत्र के लोगों के लिए अपने घर जाना आसान नहीं है। इस समय अवध आसाम ट्रेन में सीटें फुल हैं और यात्रियों को वेटिंग में भी सीटें कंफर्म नहीं हो पा रही हैं। वहीं दिल्ली साबरमती एक्सप्रेस में 2 से 4 दिन की वेटिंग दिखा रहा है। अक्टूबर महीने में दीपावली, धनतेरस व भैया दूज जैसे बड़े त्योहारों का विशेष महत्व होता है। हर कोई इन त्योहारों को अपने परिवार के साथ मनाना चाहते हैं। ऐसे में दूर दराज क्षेत्र के जिले में काम करने वाले लोग इन त्योहारों पर अपने अपने घर जाना चाहते हैं। 24 अक्टूबर को दीपावली, 25 अक्टूबर को विश्वकर्मा दिवस, 26 को गोवर्धन पूजा व 27 को भैया दूज है, जिसके चलते लोग रेलगाड़ियों का सहारा लेते हैं। लोगों ने इन त्योहारों को देखते हुए पहले ही रेलगाड़ियों में सीटों को रिजर्व करवाया हुआ है, जिसके चलते ट्रेनों में वेटिंग में भी सीटें कंफर्म नहीं हो पा रही हैं। लंबी वेटिंग के चलते कई लोगों ने तो अपने घर न जाने तक का प्लान बना लिया है। ऐसे में अगर कहीं दूर दराज कहीं जाना पड़ता है तो उन्हें रेलगाड़ियों में सफर करते हुए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हरियाणा पंचायत चुनाव अपडेट। उम्मीदवारों को पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं, केवल यह दस्तावेज होंगे जरूरी। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने कहा है कि हरियाणा पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 9 जिलों यानी अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत में 21 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया आरंभ हो गई है। इन जिलों में जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के लिए 9 नवंबर तथा सरपंच व पंच पद के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा। धनपत सिंह ने कहा है कि नामांकन कर रहे उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र जमा करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आयोग ने इस संबंध में पहले स्थिति साफ कर दी है। उम्मीदवारों को महज खुद से सत्यापित एक शपथ पत्र यानी एफिडेविट देना होगा, जिसमें अपने से संबंधित सभी फौजदारी या क्रिमिनल पुलिस केसों की जानकारी उस शपथ पत्र में देनी होगी। इसी के आधार पर नामांकन भरा जा सकता है। धनपत सिंह ने कहा कि इसी प्रकार पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है सिर्फ उसका नाम संबंधित पंचायत समिति अथवा जिला परिषद की मतदाता सूची में दर्ज होना जरूरी है। धनपत सिंह ने कहा है कि पंच, सरपंच और पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है उसे सिर्फ अपने से जुड़ा नो ड्यूज सर्टिफिकेट यानी NDC देना होगा। उस व्यक्ति पर यदि कोई देनदारी नहीं है तो चुनाव लड़ सकता है। दीपावली तारीख, धनतेरस, दिवाली और भैया दूज की सही तिथि कौन सी है, जानिए इस खबर में। हर वर्ष छोटी और बड़ी दीपावली अलग अलग तिथि को मनाई जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस वर्ष दीपावली का पर्व 24 अक्टूबर को जहां विशेष संयोग भी मनाया जाएगा, वहीं इसी दिन ही छोटी दीपावली भी मनाई जाएगी। अब की बार नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली एक साथ मनाई जाएंगी। वैसे तो दीपोत्सव का ये पर्व पूरे 5 दिनों तक चलता है। दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाता है, उसके बाद छोटी दिवाली और फिर अगले दिन बड़ी दिवाली मनाई जाती है।
लेकिन इस बार धनतेरस के अगले ही दिन बड़ी दिवाली पड़ रही है। अब की बार धनतेरस 23 अक्टूबर रविवार को है। इसके बाद छोटी और बड़ी दिवाली 24 अक्टूबर सोमवार को एक साथ मनाई जाएंगी। 25 को सूर्य ग्रहण है। ऐसे में दिवाली का पर्व इस दिन नहीं मनाया जाएगा, बल्कि 24 को ही मनाया जाएगा। ऐसे में भैया दूज का पर्व भी 26 को नहीं बल्कि 27 अक्टूबर यानी गुरुवार को मनाया जाएगा। 27 अक्टूबर को हरियाणा में बंद रहेंगे सभी स्कूल, आदेश हुए जारी। हरियाणा में 27 अक्टूबर को सभी स्कूलों में अवकाश यानी स्कूल हॉलीडे करने के आदेश जारी किए गए हैं। हरियाणा शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी सरकारी, प्राइवेट तथा एडेड विद्यालयों में भाई दूज के उपलक्ष्य में 27 अक्टूबर 2022 को अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। हरियाणा में 5 व 6 नवंबर को सीईटी परीक्षा 17 जिलों में बनाए जाएंगे सेंटर। इस बार होंगे 5 विकल्प, 105 मिनट का मिलेगा समय। हरियाणा में ग्रुप सी के 26,000 पदों की भर्ती के लिए होने वाली कॉमन पात्रता परीक्षा यानी सीईटी की तैयारियों के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने समीक्षा की है। सीईटी परीक्षा 5 और 6 नवंबर 2022 को आयोजित की जाएगी, जिसका संचालन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए द्वारा किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए 11,36,874 अभ्यर्थियों ने अपना पंजीकरण करवाया हुआ है। सीईटी परीक्षा के लिए चंडीगढ़ समेत हरियाणा के 17 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा सुबह और शाम 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। यदि किसी कारणवश दोबारा परीक्षा करवाने की आवश्यकता पड़ी तो 7 नवंबर को यह परीक्षा करवाई जाएगी। हालांकि इस बार दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए प्रयास किए जाएंगे कि उन्हें अपने ही जिले में परीक्षा केंद्र मिले, ताकि उन्हें लंबी दूरी तय न करनी पड़े और उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इसी प्रकार लड़कियों के लिए भी प्रयास किए जाएंगे कि उन्हें अपने या फिर साथ लगते जिलों में ही परीक्षा केंद्र आवंटित हो। सीईटी परीक्षा में प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्पों के अलावा इस बार 5वां विकल्प भी जोड़ा गया है। इस 5वां विकल्प में नॉट अटेम्प्टेड लिखा होगा। यदि कोई अभ्यर्थी उत्तर के 4 विकल्प नहीं भरता है तो उसे 5वां विकल्प भरना होगा। कोई भी अभ्यर्थी उत्तर खाली नहीं छोड़ सकता है, उसे 5वां विकल्प भरना ही होगा। सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, परंतु यदि कोई अभ्यर्थी अनिवार्य किए गए 5वें विकल्प को नहीं भरता है तो उसके द्वारा छोड़े गए प्रत्येक प्रश्न के लिए 0.95 नंबर काटे जाएंगे। सीईटी परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके लिए परीक्षा का समय 100 मिनट होगा। हालांकि अभ्यर्थियों द्वारा 5वें विकल्प को भरने के लिए अतिरिक्त 5 मिनट भी दिए जाएंगे। इस प्रकार परीक्षा का कुल समय अब की बार 105 मिनट का होगा। 5 और 6 नवंबर को परीक्षा 2 शिफ्टों में होगी। सुबह परीक्षा का समय 10 बजे से लेकर 11:45 तक रहेगा। इस शिफ्ट के लिए रिपोर्टिंग टाइम की बात करें तो सुबह 8:30 बजे का निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार शाम की शिफ्ट का समय भी 3 बजे से लेकर 4:45 तक का होगा और इस शिफ्ट के लिए रिपोर्टिंग टाइम दोपहर 1:30 बजे होगा। हरियाणा पंचायत इलेक्शन अपडेट। गांव की सरकार के लिए दूसरे चरण के नामांकन 21 से 9 जिलों में 9 और 12 नवंबर को होगी वोटिंग। हरियाणा पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव के लिए 9 जिलों में 21 से नामांकन शुरू हो चुके हैं। इनमें अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत जिला शामिल है। इन जिलों में जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के लिए 9 नवंबर तथा सरपंच व पंच पद के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा। 21 अक्टूबर से इन जिलों में नामांकन प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। इसके लिए 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। 28 अक्टूबर को नामांकन का अंतिम दिन होगा। 29 अक्टूबर को नामांकन की जांच यानी स्क्रूटनी होगी। 31 अक्टूबर को उम्मीदवार दोपहर 3 बजे तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। 31 अक्टूबर को उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापस लेने के बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। 31 अक्टूबर को ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची भी जारी कर दी जाएगी। 9 नवंबर को पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों का मतदान होगा। 12 नवंबर को सरपंच और पंच पद के लिए मतदान होगा। यदि किसी जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सदस्य के लिए दोबारा से मतदान यानी रीपोल होता है तो 12 नवंबर को करवाया जाएगा। यदि किसी सरपंच व पंच पद के लिए दोबारा मतदान यानी रीपोल होता है तो वह 14 नवंबर को आयोजित होगा। सरपंच व पंच पद के नतीजे उसी दिन चुनाव के बाद घोषित कर दिए जाएंगे, जबकि जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के नतीजे सभी चरणों का चुनाव पूरा होने के बाद घोषित किए जाएंगे। यदि किसी सरपंच व पंच पद के लिए दोबारा से मतदान यानी रीपोल होता है तो वह 14 नवंबर को होगा। 6,220 पंचायतों में 61,993 पंचों तथा 6,220 सरपंचों का चुनाव होना है। हरियाणा सीईटी परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, सरकार देगी परिवहन की सुविधा। हरियाणा सरकार ने कॉमन पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत प्रदान की है। सरकार ने ऐलान किया है कि जो बच्चे परीक्षा देने जाएंगे उनके लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए हरियाणा रोडवेज की बसें जिला मुख्यालयों और उपमंडल मुख्यालयों से चलेंगी और अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए आवंटित जिला मुख्यालयों पर छोड़ेंगी। वहां से आगे परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी। इसके लिए जिला प्रशासन स्कूल बसों या फिर अन्य वाहनों के माध्यम से संपूर्ण व्यवस्था करेगा। सीएम
सीएम मनोहर लाल ने इसका ऐलान कर दिया है। परिवहन विभाग द्वारा अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए बसों की एडवांस बुकिंग हेतु मोबाइल ऐप और पोर्टल भी विकसित किया जाएगा। इसके माध्यम से अभ्यर्थी बसों की सूचना, समय सारणी इत्यादि जानकारी हासिल कर एडवांस में बुकिंग कर सकेंगे। प्रत्येक बस अड्डे पर हेल्प डेस्क भी स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा रेलवे का भी सहयोग लिया जाएगा और रेलवे स्टेशनों पर भी हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि अभ्यर्थियों के ठहरने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने अपने जिलों में धर्मशालाएं चिन्हित करें और सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के साथ भी समन्वय स्थापित कर संपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि 5 नवंबर को सुबह 10 बजे परीक्षा है, इसलिए संभावित है कि अभ्यर्थी 4 नवंबर की रात तक जिलों में पहुंच जाएंगे, इसलिए अपनी तैयारी पूरी रखें। इसके अलावा अभ्यर्थियों व उनके साथ आने वाले परिजनों के रहने के लिए भी व्यवस्था की जाएगी। भारतीय वायुसेना चंडीगढ़ में आई विभिन्न पदों पर भर्ती, 10वीं पास उम्मीदवार करें आवेदन। भारतीय वायुसेना चंडीगढ़ द्वारा अग्निवीर गैर लड़ाकू ट्रेड में अविवाहित पुरुषों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वह अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2022 तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है। यह भर्तियां निःशुल्क यानी फ्री में की जाएंगी। न्यूनतम आयु की बात करें तो 17.5 वर्ष और अधिकतम आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई है। कुक व मेस वेटर के पदों पर यह भर्तियां की जाएंगी। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, प्रवीणता परीक्षा, शारीरिक फिटनेस परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन व मेडिकल परीक्षा के आधार पर होगा। दिवाली के बाद आ सकती है कोरोना की अगली लहर, जानिए कितना खतरनाक होगा नया वेरिएंट। कोरोना जिसने न जाने कितनों की जान ली, हर बार एक नए वेरिएंट के रूप में सामने आ रहा है। इस बार त्योहारों का सीजन है, जिसकी वजह से बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है, लेकिन लोगों के लिए एक बड़ी टेंशन सामने आ रही है। कई ऐसे देश हैं जिसमें कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके पीछे का बड़ा कारण है कोरोना का नया वेरिएंट। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुछ सब वेरिएंट सामने आए हैं, जिससे कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। भारत के लिए भी टेंशन की बात है, क्योंकि इस वेरिएंट की एंट्री देश में हो चुकी है। कहा जा रहा है कि ये दोनों वेरिएंट अधिक संक्रामक हैं और तेजी से फैलने वाले हैं। दिवाली के त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है और लोग फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर है, उनके लिए खतरे की घंटी है। इसलिए ऐसे लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना चाहिए। इसके लिए मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले और अपना वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं। नए वेरिएंट की चपेट में आने पर व्यक्ति में बहुत कम समय में ही कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि गले में दर्द, गले में खुजली महसूस होना और गले में तेज जलन होना इस नए वेरिएंट के लक्षणों में शामिल है। गले में दर्द के अलावा खांसी, कमजोरी महसूस होना और नाक बहना जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं। इसलिए अगर किसी व्यक्ति में ऐसे कुछ लक्षण दिखाई दें तो बिना देरी किए अपना ध्यान रखें और लोगों से दूरी अवश्य बनाकर चलें। पंजाब में पुरानी पेंशन योजना बहाल, अब हरियाणा के कर्मचारी संगठनों ने उठाई मांग। पंजाब में पुरानी पेंशन योजना बहाली के बाद हरियाणा में यह मुद्दा गर्मा गया है। कर्मचारी संघों ने एक सुर में कहा है कि प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। इस मांग को लेकर पहले भी सर्व कर्मचारी संघ समेत अन्य कर्मचारी संगठन कई बार आंदोलन कर चुके हैं। हरियाणा में 1 लाख से अधिक कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के दायरे में आते हैं। सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश प्रधान सुभाष लांबा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर पुरानी स्कीम बहाल करने की मांग की है। संघ ने कहा कि पंजाब की तर्ज पर पेंशनर्स की बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी की जाए। हरियाणा में 80 साल की आयु होने पर पेंशनर्स की बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी होती है। पंजाब में 65 साल आयु होने पर 5%, 70 पर 10%, 75 पर 15 और 80 साल आयु होने पर 20% बेसिक पेंशन की बढ़ोतरी होती है। भाजपा ने साल 2014 के चुनावी घोषणा पत्र में पंजाब के समान वेतनमान व पेंशन का वादा किया था, इसको अभी तक पूरा नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन किए। केदारनाथ में वे गर्भगृह में करीब 20 मिनट तक पूजा करते रहे। विशेष परिधान पहन रखा था, जो कि उन्होंने हिमाचल की महिलाओं ने गिफ्ट किया था। इसे चोला डोरा कहते हैं। पोशाक पर स्वास्तिक बना था। केदारनाथ में करीब 2 घंटे रुके और फिर बद्रीनाथ में करीब 30 मिनट। इसके बाद वे भारत चीन सीमा पर पड़ने वाले आखिरी गाँव माणा का दौरा किया। कहा, अब से हर सीमावर्ती गाँव को आखिरी नहीं बल्कि पहला गाँव माना जाएगा। केदारनाथ दर्शन के बाद मोदी ने 3400 करोड़ से अधिक की विकास परियोजना का शिलान्यास किया। रोपवे परियोजना का भी शिलान्यास किया। यह रोपवे 9.7 किलोमीटर लंबा होगा, जो गौरीकुंड को केदारनाथ से जोड़ेगा। अभी तक यह दूरी तय करने में करीब 6 घंटे का समय लगता है। रोपवे बनने के बाद यह यात्रा सिमटकर सिर्फ 30 मिनट की रह जाएगी। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी की छठी केदारनाथ यात्रा है। पहली बार वे 3 मई 2017 को केदारनाथ धाम गए थे।
पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आया, मॉनिटरिंग एजेंसी का दावा, टेरर फंडिंग में कमी आई, अब वर्ल्ड बैंक से मिल सकेगी मदद। पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ से बड़ी राहत मिली है। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग एजेंसी ने शुक्रवार को पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है। पाकिस्तान को 2018 में इस सूची में डाला गया था। मॉनिटरिंग एजेंसी का दावा है कि पाकिस्तान ने टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की अपनी समस्या में सुधार किया है। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में होने के कारण पाकिस्तान को बैंक और अन्य संस्थाओं से सहयोग नहीं मिल पा रहा था। किसी देश को ग्रे लिस्ट में रखने या न रखने का फैसला एफएटीएफ का एक संगठन इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन रिव्यू ग्रुप यानी आईसीआरजी करता है। ये ग्रे लिस्ट में होने की वजह से पाकिस्तान को आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और एशिया डेवलपमेंट बैंक से मदद लेने में मुश्किल आ रही थी। ग्रे लिस्ट में वे देश शामिल होते हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी गुटों को मिलने वाली आर्थिक मदद पर अंकुश लगाने में कोताही बरतते हैं। ग्रे लिस्ट में आने से पाकिस्तान को हर साल लगभग 10 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हो रहा था। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि सबके एकजुट प्रयास से ही पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ पाया है। वहीं विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट कर पाकिस्तान के लोगों को इस मौके पर बधाई दी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने शुक्रवार को देश के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई नेता इमरान खान को 5 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। उनकी संसद सदस्यता भी रद्द कर दी है। इस फैसले के बाद इमरान अगले 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दिवाली से पहले बाजार में लगातार 6वें दिन तेजी। सेंसेक्स 104 अंक बढ़कर 59,307 पर बंद। निफ्टी 12 अंक चढ़ा। बैंकों के शेयर सबसे ज्यादा बढ़े। शेयर बाजार में हफ्ते के 5वें और आखिरी कारोबारी दिन तेजी देखने को मिली। दिवाली से पहले लगातार 6वें दिन मार्केट में तेजी दिखाई दी। सेंसेक्स 104 अंकों की तेजी के साथ 59,307 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 12 अंक बढ़कर 17,576 के स्तर पर पहुंचा। सेंसेक्स के 30 में से 13 शेयरों में तेजी दिखाई दी। वहीं 17 शेयरों में गिरावट रही। वहीं सराफा बाजार में सोने में गिरावट और चांदी में तेजी देखने को मिली। 15 दिन में सोने का दाम 2,000 रुपए घटा तो वहीं 5 ग्राम सोने का सिक्का करीब 25,800 रुपए में मिल रहा है। चांदी 5,000 रुपए सस्ती हुई। 24 कैरेट सोना 50,062 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। चांदी की बात करें तो 55,555 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। रुपया डॉलर के मुकाबले 4 पैसे मजबूत होकर 82 रुपए 75 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।